मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया, पिछली क्लास में हमने कहा था आपसे कि चित्रकला जो टॉपिक है स्टार्ट करेंगे हम। तो चित्रकला में जैसे कि आज जो राजस्थान की चित्रकला है वो कौन कौन सी जगह और किस प्रकार की चित्रकला है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं चित्रकला में से तो चित्रकार पूछ लिया जाता है, चित्रकारी की विशेषता पूछी जाती है कि किस क्षेत्र की शैली की विशेषता है ये। तो इसमें जैसे हमें राजस्थान की अगर बात करें तो इसको 4 पार्टों में डिवाइड करके इसको बताएंगे, जैसे कि मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और आपकी जो है हाड़ौती। तो 4 भूभागों के बारे में जो चित्रकला जो है हमारी चित्र शैली जो आएंगी। तो जैसे कि आज जो हम स्टार्ट करेंगे अभी, तो ऐसा माना जाता है कि जैसे कि इसका जो प्रारंभ है चित्रकला का वो 1500 ईस्वी में माना जाता है, यानी मध्य पाषाण काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और स्वर्णकाल जो है यानी राजस्थान की जो चित्रकला का स्वर्णकाल है वो 1605 से 1627 जो जहांगीर, जो मुग़ल बादशाह थे जहांगीर, उनके समय में जो है चित्रकला को, राजस्थानी चित्रकला को स्वर्णकाल कहा जाता है। और एक ये थे अपने कार्ड खंडाला वाला के अनुसार जो स्वर्णकाल है वो 1718 ईस्वी माना जाता है। अगर मैं भारत की बात करूँ कि भारत में चित्रकारी जो पितामह या भारत में चित्रकारी के जो पितामह किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है रवि वर्मा को, जो केरल से हैं। इन्हें क्या महाराणा प्रताप की तस्वीर बनाई थी, तो इसके भारत में चित्रकारी के जो पितामह हैं वो इन्हीं को माना जाता है, रवि वर्मा। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थानी चित्रकला के आधुनिक जनक कौन है, तो आपको जवाब देना है कुंदन लाल मिस्त्री। उसके बाद में जो ये राजस्थान की चित्रकला है इसका जो ये अपभ्रंश शैली का उपभाग माना जाता है, यानी इसकी जो उत्पत्ति है वो अपभ्रंश शैली से मानी जाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीन युग की चित्रशाला कहाँ है, प्राचीन युग की चित्रशाला, तो आपको जवाब देना है बैराट जयपुर में है। उसके बाद में आज पूछ लिया जाए आपसे कि जो हमारी चित्रकला है राजस्थान की का, तो इसका सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, तो आपको जवाब देना है आनंद कुमार स्वामी ने। इन्हीं आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नाम से पुस्तक लिखी और इन्होंने जो राजस्थान की चित्रकला है उसको राजपूत चित्रकला के नाम से कहा। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि जो राजपूत पेंटिंग है वो किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखित है, तो आपको जवाब देना है आनंद कुमार स्वामी द्वारा। जो इन्होंने इस पुस्तक में ये भी लिखा है कि जो राजस्थानी चित्रकला है वो राजस्थानी चित्रकला के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र की भी चित्रकला शामिल है इसमें। इसी राजपूत चित्रकला को किसने आगे बढ़ाया, तो ओसी गांगुली और हेवेल। उसके बाद में एक दूसरे जैसे WN ब्राउन नाम से व्यक्ति थे, इन्होंने भी एक किताब लिखी इंडियन पेंटिंग के नाम से। और इन्हीं इंडियन पेंटिंग जो लिखी इन्होंने WN ब्राउन ने, इन्हीं राजस्थान की जो चित्रकला है उसको राजपूत कला के नाम से कहा। उसके बाद में जैसे HC मेहता, इन्होंने भी एक बुक लिखी पेंटिंग के ऊपर, जैसे स्टडी इन इंडियन पेंटिंग और स्टडी इन इंडियन पेंटिंग में, तो इसमें बताया राजस्थान की चित्रकला को हिंदू कला कहा है इन्होंने। ऐसे अगला है जैसे राय कृष्ण दास, तो इनकी जो पुस्तक है भारत की चित्रकला नाम से है और इन्हीं ने राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है कि किसने राजस्थानी चित्रकला कहा, राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा, तो आपको जवाब देना है राय कृष्ण दास जी ने। अगर आपसे पूछ लिया है कि राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो आपको उत्तर देना है जिनभद्र सूरी, जो जैसलमेर में जिनभद्र सूरी। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपके लिए बताया कि जो हमारी राजस्थान के अंदर 4 क्षेत्र हैं, ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़ और हाड़ौती। तो जैसे आज हम चर्चा करेंगे, जैसे मेवाड़ शैली की चर्चा करेंगे। तो मेवाड़ शैली है सबसे प्राचीन जो शैली है, यही मेवाड़ शैली मानी जाती है। और राजस्थान की जो चित्रकला का वो उद्गम है वो यहीं से स्टार्ट हुआ, यानी मेवाड़ शैली से ही स्टार्ट हुआ। और इसी का जैसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ की बात करें तो इसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण के नाम से है। इनका जो चित्र ग्रंथ है ये तेज सिंह जो महाराजा थे उनके द्वारा उनके समय पर ही लिखा गया, आहड़ में, उदयपुर में। उसके बाद में जैसे 14 से 23 में राजा हुए मोकल, तो इनके शासनकाल में ही देलवाड़ा में एक सुपार्श्वनाथ चरितम के नाम से एक चित्रकला की जो पेंटिंग है वो की गई।
और ऐसा माना जाता है कि जो ये पेंटिंग है इसमें सोने की जो स्याही है उसका प्रयोग हुआ। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सोने की स्याही का जो प्रयोग है कौन सी चित्रकला शैली में हुआ है, तो आपको जवाब देना है मेवाड़ शैली में। उसके बाद जैसे मेवाड़ शैली के अंदर आते हैं जैसे कि चावंड यानी उदयपुर। तो चावंड शैली या उदयपुर शैली में जो महाराणा प्रताप के समय जो चावंड चित्रकला का जो विकास हुआ वो ज़्यादातर महाराणा प्रताप के समय पर ही हुआ, और महाराणा प्रताप के समय पर ही ढोला मारू चित्र बना 1592 ईस्वी में। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया है कि इनके समय महाराणा प्रताप के समय प्रसिद्ध जो चित्रकार है वो कौन सा था, तो नसरुद्दीन जवाब देना है आपको। उसके बाद में महाराणा प्रताप के बाद में आते हैं अमर सिंह। तो अमर सिंह जो हैं इनके समय भी ये नसरुद्दीन ही थे चित्रकार, और इन्होंने 1605 में रागमाला और 12 मासा ये चित्रकारी की। उसके बाद में अमर सिंह के बाद में आते हैं जगत सिंह फर्स्ट। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि मेवाड़ का स्वर्णकाल जो है यानी चित्रकारी के उसमें क्षेत्र में कौन से राजा के समय माना जाता है, तो आपको जवाब देना है जगत सिंह फर्स्ट के समय। उसके बाद में इन्होंने क्या क्या काम किए जगत सिंह फर्स्ट ने, तो एक चित्रशाला बनवाई उन्होंने, और चित्रशाला जो बनाया यानी सभी जो चित्रकार है वो अपने चित्र बनाते थे वहाँ पर, और इसी को कहते हैं चितेरी ओबरी के नाम से इसे जाना जाता है, और इसी को तस्वीरों रो कारखानों भी इसे कहते हैं। इनके समय जो चित्रकार थे उनके जैसे साहिबुद्दीन और मनोहर। जो साहिबुद्दीन थे वो व्यक्तिगत रूप से बनाने लग गए थे चित्र, यानी राजा महाराजाओं के जो व्यक्तिगत चित्र थे वो बनाने लग गए थे। साहिबुद्दीन और मनोहर दोनों चित्रकार थे इनके समय। उसके बाद आते हैं संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह जो सेकंड हैं इन्हीं के समय कलीला दमना जो है चित्रकारी हुई, और ये जो कलीला दमना है ये पंचतंत्र का ही अरबी में भाषा में अनुवाद है इसका। पंचतंत्र है जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ है। उसके बाद में इन्हीं के समय एक मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े ये भी लिखा गया, ये भी चित्रकारी हुई इसमें। तो मुल्ला दो प्याजा यानी कि ये अकबर के समय नवरत्नों में दो थे, यानी दो प्याज खाने वाले थे, तो उससे ये नाम पड़ गया मुल्ला दो प्याज के लतीफ़े। इसके बाद में जैसे आपसे उदयपुर शैली चावंड शैली की विशेषता पूछेगा और प्रमुख चित्रकार पूछेगा। विशेषता में क्या पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है कि जो 3D यानी जो 3D जो शिकार वाले चित्र हैं वो कौन सी विशेषताएं कौन सी शैली के हैं, तो चावंड या उदयपुर शैली के। इसमें यही पूछा सकता है, रंग पूछ सकता है लाल पीला हरा नीला सफ़ेद, और मछली जैसी आँखों वाली जो लेडीज है उसके चित्र भी इसी चावंड या उदयपुर शैली में बने हुए हैं। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कदम के पेड़ के ज़्यादातर चित्र कौन सी शैली में, तो ये इसी में है चावंड या उदयपुर में। और इसमें जो पुरुष हैं वो छोटे कद के दिखाए गए हैं, मूछें वाले और छोटे कद के, पगड़ियाँ पहनी और छोटी गर्दन, छोटे कद और छोटी गर्दन ये दिखाए गए हैं। तो ये विशेषता हो गई। उसके बाद में प्रमुख चित्रकार की बात करें तो नानाराम जिन्होंने 1540 में परिजात अवर्ण नामक जो चित्रित किया है। उसके बाद में नसरुद्दीन जो जगत सिंह सेकंड के ये थे नसरुद्दीन, गंगाराम, कृपाराम और जगन्नाथ। ये पूछा जाएगा आपसे कि कृपाराम, जगन्नाथ, गंगाराम, नानाराम, नसरुद्दीन ये किस शैली से जुड़े हुए हैं, यानी किस शैली से इनका संबंध है कि, तो आपको जवाब देना है चावंड या उदयपुर शैली। जैसे नाथद्वारा शैली में पूछ लिया है कि जो मूर्ति स्थापना कब हुई थी उस मंदिर की। नाथद्वारा शैली में जो मंदिर बना हुआ है श्री कृष्ण भगवान जी का, तो 10 फरवरी 1672 को। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल किसके समय कहा जाता है, तो राज सिंह के समय कहा जाता है। 1652 से 1680 तक उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि नाथद्वारा शैली में किसका प्रभाव पड़ा, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा इसी पर। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रण कौन सी शैली में मिलता है आपको, तो जवाब देना है नाथद्वारा शैली में, यानी मेवाड़ और ब्रज क्षेत्र यानी जो भरतपुर अलवर भरतपुर जो है उस क्षेत्र का मिश्रण जो है नाथद्वारा शैली मिलता है। पिछवाइयाँ, ये विशेषताएं पूछेगा आपसे कि पिछवाइयाँ यानी कि कृष्ण भगवान जो मंदिर है उनके पीछे जो कपड़ा का जो पर्दा जो टंगा रहता है उस पर्दे पर क्या है चित्रकारी होती है, पिछवाइयाँ कहते हैं उनको। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण यशोदा की जो पिछवाइयाँ वो प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ में गाय के चित्र, केला के पेड़ के, कादली और आसमान में देवता वाले चित्र,
इसमें जो आँखें होती हैं स्त्रियों की, यानी कि जो चकोर नुमा, ये काट देना यहाँ पे, है ना, काट देना यहाँ पे स्त्री वाली जो बात कही है मैंने। तो इसमें जो आँखें होती हैं वो चकोर नुमा आँखें होती हैं। उसके बाद में आपसे पूछ लिया कि कौन सा रंग इसमें, तो हरा और पीला, हरा और पीला रंग इसमें होता है नाथद्वारा शैली में। तो उसके बाद में अगर चित्रकार पूछ लिया जाए कि बाबा रामचंद्र, नारायण चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, उदयराम, ये क्या है, चित्रकार हैं इसके नाथद्वारा शैली के। उसके बाद में अगर पूछ लिया आपसे कि महिला चित्रकार कौन से हैं, तो कमला और इलायची। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कमला इलायची का संबंध किस शैली से, तो नाथद्वारा शैली से है। उसके बाद में अगली आती है जैसे देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली में यानी कि जो मेवाड़ जो शैली है उसका 16वां ठिकाना हुआ करता था देवगढ़, तो इसी को 16वें उमराव के नाम से जाना जाते हैं। देवगढ़ शैली को प्रकाश में इसमें लेकर आए वो श्रीधर अंधारे के नाम से हैं। उसके बाद में आपसे पूछ ली जाता है कि इसमें कौन सा कलर रंग है जो होता है, तो पीला कलर होता है इसमें। और आपसे ये पूछा जाएगा द्वारकादास चूड़ावत का संबंध किस शैली से है, तो देवगढ़ शैली से ही है। उसके बाद में जो देवगढ़ शैली है ये 3 शैलियों का मिश्रण है देवगढ़ शैली में, यानी मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़, यानी तीनों शैलियों का जो मिश्रण है। और इसी को कहते हैं कॉकटेल के नाम से जानते हैं, यानी कॉकटेल के नाम से इसी को जानते हैं, यानी मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों का मिश्रण होता है, इसी को कॉकटेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में देवगढ़ शैली में भित्ति चित्र होते हैं, जैसे मोती महल का चित्र बना हुआ है, अजरा की ओबरी भी चित्र बना हुआ है। इसमें आपसे पूछा जाए चित्रकार कौन कौन से हैं, तो कमला, चोखा, वैजनाथ, हरचंद, नगा, ये इसके चित्रकार हैं। इसमें और क्या क्या है देवगढ़ शैली का, दरबार का जो दृश्य लगा हुआ है वो इसी का है देवगढ़ शैली का दरबार का। और आपसे पूछ लिया हाथियों की जो लड़ाई है वो किस में दिखाई गई है, तो देवगढ़ शैली में दिखाई गई है। उसके बाद में शिकार के भी दृश्य इसमें दिखाए गए हैं। तो ये था हमारा पूरा मेवाड़ था। इसमें जो मेवाड़ में मैंने आपके लिए बताया, देवगढ़ बता दिया, आपके नाथद्वारा बता दिया, और उदयपुर शैली बता दी मैंने आपके लिए। अगर आपसे पूछा जाए तो कि चोर पंचा शिका ये कहाँ से शुरुआत मानी जाती है इसकी, तो इसकी भी मेवाड़ रियासत यानी मेवाड़ शैली से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो मेवाड़ के बाद जैसे अगली शैली पढ़ेंगे हम मारवाड़ शैली। तो मारवाड़ शैली में यानी कि जो एक तारानाथ लामा के अनुसार जो श्रृंगधर हैं वो मारवाड़ शैली को 7वीं जो अपनी सदी है 7वीं सदी, और इसमें क्या इस यज्ञ शैली का विकास माना जाता है इनके अनुसार। यानी जो पश्चिमी क्षेत्र हमारा मारवाड़ क्षेत्र है इसको यज्ञ के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो विकास है वो किसके अनुसार, तारानाथ लामा के अनुसार 7वीं सदी से इसका विकास माना जाता है। और किसने किया था, श्रृंगधर ने विकास किया। उसके बाद इनमें कौन कौन सी आती है मारवाड़ शैली के अंदर, कौन कौन सी आती है, तो जोधपुर शैली। आपसे पूछ लिया है कि जोधपुर शैली का प्रारंभ किसके शासन में स्टार्ट हो गया, तो मालदेव के समय स्टार्ट हो गया था। और इसी इसके समय चौकिला महल का चित्र बना, उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ बना इसी जोधपुर शैली में। फिर उसके बाद में अनेक राजा हुए, राजाओं के अनुसार क्या क्या परिवर्तन हुआ, जैसे कि सूर सिंह के समय ढोला मारू, यानी पिछली में उसमें बताया था मेवाड़ में कि जैसे प्रताप के समय भी ढोला मारू चित्र बना था, और तो यहाँ पर भी जैसे सूर सिंह थे तब जाके ढोला मारू चित्र बना, उसमें भागवत पुराण बना। उसके बाद सूर सिंह के बाद आते हैं जसवंत सिंह। जब जसवंत सिंह थे तब बल्लम संप्रदाय का प्रभाव पड़ा शैली पर, और तभी मुग़ल शैली का भी प्रभाव पड़ा जसवंत सिंह के समय। उसके बाद में आपसे पूछ लिया है कि जोधपुर शैली का स्वर्ण काल किस के राजा के शासन काल को कहा जाता है, तो मान सिंह के समय, यानी मान सिंह के समय जो जोधपुर शैली है इसका स्वर्ण काल कहा जाता है। और तभी क्या है नाथद्वारा जो शैली है उसका भी प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। और राजा मान सिंह के समय ये अनेक जो चित्रकार हैं उन्हीं के समय ये हुए वहाँ पर। उसके बाद में जैसे अगर मान सिंह के बाद आए तख्त सिंह, और जब तख्त सिंह थे उस टाइम पर क्या है अंग्रेज़ों का आगमन हो गया था, तो यूरोपीय प्रभाव था। उसी समय पर क्या हुआ था कि एक ये चित्रकार थे A.H. मूलर। तो A.H. मूलर ने क्या किया था कि दुर्गादास राठौर का चित्र बनाया था A.H. मूलर ने। तो कई बार क्वेश्चन आया था कि जो A.H. मूलर है वो ने कौन सा चित्र बनाया, तो दुर्गादास राठौर का चित्र बनाया। विशेषता पूछ लेगा आपसे कि विशेषता कौन कौन सी है जोधपुर शैली की, तो आपको जवाब देना बादाम सी आँखें होती हैं, यानी बादाम सी आँखें इस जोधपुर शैली में होती हैं। और चकोरमा होती है किसमें,
नाथद्वारा शैली में। ऊंची पाग यानी ऊंची पगड़ी होती है। खजन नाम का जो पक्षी है उसका भी चित्र है। आपसे कलर पूछ सकता है कि लाल पीला कलर कौन सी है, तो जोधपुर यानी लाल और पीला जो कलर है उस चित्रकारी जोधपुर शैली की है। उसमें ज़्यादातर जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि जोधपुर शैली में प्रेम कहानियों का संग्रह है, यानी जितनी भी प्रेम कहानियाँ बनी उधर उनकी चित्रकारी है। तो जैसे ढोला मारू की कहानी है, महेंद्र मूमल की कहानी है, राज बहादुर रूपमणि की कहानी है। इन कहानियों का जो चित्रांकन जो किया है वो जोधपुर शैली में किया है। इसके बाद में बादलों के चित्र भी इसी में बने हुए हैं। और जैसे हाजिया होता है यानी चित्र के बगल में जो जगह होती है खाली, उसमें पीला रंग भरते थे इसमें जोधपुर शैली में। इसी के साथ में कौवा, ऊँट, घोड़ा, चील, रेगिस्तान, झाड़ियाँ, ये भी चित्रकारी की है वो सब जोधपुर के अंदर है। मखमली जूती, मखमल का काम ज़्यादा होता है, मखमली। और जैसे अपने लोक देवता थे पाबूजी वगैरह, झुंबावा, झुंझार, तो ये मतलब क्या है, इनके भी जो चित्रांकन किया है वो जोधपुर शैली में ही हुआ है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि अमर सिंह भाटी, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, शंकरदास, माधवदास, शिवदास, यानी दास और भाटी ये चित्रकार हैं जोधपुर शैली के। तो भाटी और दास। इसमें एक अलग से चित्रकार और है जैसे डालचंद। तो डालचंद ने एक ऐसा चित्र बनाया जोधपुर शैली के अंदर कि जो राजा थे अभय सिंह, वो नृत्य देख रहे थे, तो नृत्य देखते हुए कि उनका चित्र बना लिया था डालचंद ने। उसके बाद जैसे अगला है मतीराम। मतीराम ने भी जैसे रसराज का चित्रण किया है। उसके बाद एक वीर जी भी हैं जो 1623 में रागमाला बनाई उसने, जो पाली में विट्ठल दास चंपावत जो हैं उनके जरिए से क्या है, जो पाली के विट्ठल दास चंपावत हैं इनके अनुसार जो है ये 1623 में रागमाली बनाई थी वीर जी ने। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया अभी कि जो मारवाड़ शैली में तो जोधपुर शैली, बीकानेर शैली और तुम्हारी किशनगढ़ शैली, उसके बाद में अजमेर, नागौर और जैसलमेर, यानी ये तो आती हैं तुम्हारी मारवाड़ शैली के अंदर। इससे पहले मैं अब आपके लिए बताया था कि जो मेवाड़ शैली है, यानी जो शुरुआत मानी जाती है वो मेवाड़ से ही मानी जाती है। तो मेवाड़ में मैंने आपके लिए बताया था, चावंड बताई थी, चावंड शैली, उदयपुर शैली। और उसके बाद में जैसे कि मैंने एक नाथद्वारा शैली बताई थी, देवगढ़ शैली उसी में बताई थी, यानी ये तो मेवाड़ के अंतर्गत बताई थी। और आज जो है हमारी जो मारवाड़ शैली है जिसके अंदर जितनी भी शैली आती है वो सारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे आज ये बीकानेर शैली, तो बीकानेर शैली में आपसे पूछ ली जाएगी इसका जो प्रारंभ है वे कौन से राजा के समय माना जाता है, तो राजा राय सिंह के समय माना जाता है। और इन्हीं के समय पर भगवान पुराण का चित्रण हुआ। उसके बाद में आपसे पूछ ले जाए कि बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो किस राजा के समय माना जाता है, तो अनूप सिंह के समय इनका जो है स्वर्ण काल माना जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि बीकानेर शैली का जो प्रभाव है किस किस शैली का पड़ा, तो मुग़ल शैली का प्रभाव पड़ा, दक्षिणी और पंजाब शैली का इन पर प्रभाव पड़ा। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे कला हैं बीकानेर शैली के अंदर, उस्ता कला और मथेरना कला, यानी आपसे पूछ लिया है कि उस्ता कला और मथेरना कला दोनों कला कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो आपको जवाब देना है बीकानेर शैली। उस्ता कला क्या होती है कि ऊँट की जो खाल है उस पर कलाकारी करना, वैसे खाल पर की जाती है लेकिन सोने की कलाकारी की जाती है एक्चुअल में तो, लेकिन आजकल क्या है कि ऊँट की खाल पर नॉर्मल जो है उनकी कलाकारी की जाती है। आपसे पूछ ली जाए कि जैसे ये उस्ता कला है इसको राजा अनूप सिंह जो कहाँ से लाए थे, तो इसको लाए थे लाहौर से लेकर आए थे राजा अनूप सिंह। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी जो शुरुआत है वो किन मुग़लों ने की थी, तो उनका आपको जवाब देना है अली रज्जा और रुकुद्दीन नामक जो मुग़ल शासक, मुग़ल जो चित्रकार थे, तो उन्होंने क्या है उस्ता कला को स्टार्ट किया था। और आजकल जो उस्ता कला है उसका ट्रेनिंग भी दी जाती है, वो जो कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर के नाम से खुला है बीकानेर में, वहाँ पर उस्ता कला की ट्रेनिंग दी जाती है। जो उसके बाद में है मथेरना कला, यानी कि जो है यानी भित्ति चित्रों पर जैसे गीली जो दीवार होती हैं उस पर हम कलाकारी कहते हैं, तो उसको कहते हैं फ्रेस्को। इसी का दूसरा नाम है आला गीला। अगर इसी मथेरना कला को शेखावाटी में कहते हैं पड़ों, यानी कि जो आला गीला है इसको शेखावाटी क्षेत्र में पड़ों के नाम से जाना जाता है। बीकानेर शैली के अंदर आपसे पूछ लिया इनकी विशेषता क्या है, तो पहाड़ों के चित्र हैं इसके अंदर, रेत के टीले दिखाए गए हैं और एक गहरी तवंगी महिला यानी
एक पतली महिला का जो चित्र है उसके अंदर है, बीकानेर शैली के अंदर। अगर आपसे पूछ रहा है इसमें जो रंग है वो कौन कौन से लेते हैं, तो लाल, बैंगनी और बादामी जो रंग हैं वो इसमें स्लेटी यानी लाल, बैंगनी, स्लेटी कलर बीकानेर शैली में उपयोग में लिए गए हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो यहाँ से ये बनता है कि इनके जो चित्रकार थे वे अपनी पेंटिंग के नीचे अपना नाम और तिथि लिखते थे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बीकानेर शैली के साथ साथ ऐसे चित्रकार शेखावाटी क्षेत्र में भी थे। उसके बाद में जैसे अगला कि चित्रकार की पूछ रहा है कौन कौन से चित्रकार हैं बीकानेर शैली के, तो आपको जवाब देना है मुन्ना लाल, बहाउद्दीन, अब्दुल्ला, रहीम खां, हिमामुद्दीन, शाह मोहब्बत, अहमद उमरानी, यानी ये क्या हैं जो चित्रकार हैं वो बीकानेर शैली से संबंध रखते हैं। उसके बाद में बीकानेर शैली के बाद में आएगा कृष्णगढ़ शैली। तो कृष्णगढ़ शैली आपसे पूछ ली जाए कि इसको प्रकाश में कौन लेकर आए, यानी कि तो इसमें एरिक डिक्सन और फयाज अली ये दो चित्रकार थे, ये इनको प्रकाश में लेकर आए। अगर आपसे पूछ ली जाए कि कृष्णगढ़ शैली का स्वर्णकाल किस राजा के समय कहा जाता है, तो सामंत सिंह, इन्हीं सामंत सिंह को नागरीदास के नाम से जाना जाता है। और इसी कृष्णगढ़ शैली पर वल्लभ संप्रदाय का क्या है प्रभाव रहा। उसके बाद में जैसे कि इस शैली के अंदर राधा कृष्ण के जो चित्र हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, राधा कृष्ण के जो चित्र हैं। और उसके बाद में जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि नागर समुच्च चित्र जो है ये किसके द्वारा बनाया गया, तो मोरध्वज यानी निहाल चंद, ये दो चित्रकार थे, इनके द्वारा ये समुच्च चित्र बनाया गया। इनकी जो सामंत सिंह है इनकी पत्नी थी रसिक बिहारी। तो रसिक बिहारी जो है, तो जो पहले क्या है राधा की तस्वीर तो थी नहीं, तो उनकी जो पत्नी है सावंत सिंह की रसिक बिहारी, उसकी शक्ल जैसी ही राधा की तस्वीर बनाई थी। उस समय क्या है फिर ये रसिक जो बिहारी है ये कहती है कि ये तो गलत है, तो उसने कहा तो उसकी जो खुद की उसने पर्सनल यानी व्यक्तिगत चित्र बनवाया और उस व्यक्तिगत चित्र को बड़ी ठणी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है सजी धजी, यानी बड़ी ठणी का जो अगर हिंदी में वो अनुवाद करें तो सजी धजी नाम से है। ये उसने अपना व्यक्तिगत चित्र बनवाया और इसी बड़ी ठणी जो है ये भारत की मोनालिसा कहलाई। और इसी बड़ी ठणी के ऊपर डाक टिकट शुरू हुआ और जिसकी यानी 5 अगस्त 1973 को ये डाक टिकट है जो स्टार्ट हुआ। अगर आपसे पूछ ली जाए इसमें कि बड़ी ठणी का जो किसने चित्र बनाया बड़ी ठणी, तो आपको जवाब देना है निहाल चंद। किस शैली में पूछ सकता है, तो शैली आपको याद रखनी है किशनगढ़ शैली। उसके बाद में और भी चित्रकार हुए, जैसे कि एक अमीर चंद नाम का चित्रकार था, तो उसने एक चित्र बनाया चांदनी रात की गोष्ठी, यानी चांदनी रात की गोष्ठी नामक जो चित्र है वो अमीर चंद ने बनवाया। उसके बाद और भी जैसे कि चित्रकार हैं नानक राम, सीताराम, सरध्वज, मूलराज, मदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम और लाडली दास, तो इनका संबंध जो है वो किशनगढ़ शैली से है। उसके बाद में इसकी विशेषता और क्या है इसमें, तो अगर आपसे पूछ ले जाए कि जो कांगड़ शैली है ये हिमाचल प्रदेश की, उस शैली का प्रभाव भी इस किशनगढ़ शैली पर पड़ा है। सबसे ज़्यादा जो किशनगढ़ शैली है इसमें नारी का जो सौंदर्य है वो दिखाया गया, नहीं इसमें एक बेसर जो पहनी जाती है जो नाक का आभूषण है बेसर, उसको भी दिखाया गया है। तो नारी सौंदर्य को यानी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया गया है इसमें। और इसका जो गुलाब यानी हाजी होते हैं, यानी जो पेंटिंग होती है उसके बगल में जो स्थान होता है उसमें जो है गुलाबी कलर जो है लगाया जाता है हाजिए में। उसके साथ साथ सफ़ेद कलर भी इसमें उपयोग में लिया जाता है पेंटिंग के अंदर। और केले के पेड़ के चित्र, सरोवर, सारस और हंस, इनके चित्र भी क्या है इस पेंटिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी किशनगढ़ शैली के अंदर ये आते हैं। तो मारवाड़ शैली में यानी जोधपुर बता दिया मैंने, फिर बीकानेर, उसके बाद किशनगढ़ शैली, उसके बाद आती है अजमेर। अजमेर शैली में क्या है कि देखो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई यानी तीनों की जो शैली का जो प्रभाव पड़ा है वो अजमेर शैली पर प्रभाव पड़ा है। आपसे पूछ लिया जाए कि चांद तैयब रामजी भाटी, चांद तैयब रामजी भाटी का संबंध किससे है इन चित्रकारों का, तो अजमेर शैली से इनका चित्रकार हैं अजमेर शैली के। उसके बाद में और भी चित्रकार हैं जैसे कि माधोजी और अलबख्श। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अजमेर शैली में जो महिला हैं, महिला चित्रकार कौन कौन सी हैं, तो आपको जवाब देना है उसना और साहिबा, यानी उसना और जो साहिबा हैं दो महिला हैं जो अजमेर शैली में चित्रकार हुई हैं। उसके बाद में अजमेर के बाद आता है नागौर। तो नागौर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बुझे हुए रंग का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो किस शैली में हुआ है, तो आपको जवाब देना है नागौर शैली में।
और आपसे क्वेश्चन दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि बुढ़ापे के चित्र ज़्यादातर कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, तो वो भी नागौर शैली में बनाए गए हैं। एक पारदर्शी जो कपड़े होते हैं उनके भी चित्र भी इसी नागौर शैली में बनाए गए हैं। और जैसे भित्ति चित्र हैं, गेटों पर लकड़ी के गेट होते थे उन पर भी चित्र बने हैं, महलों पर। उसके बाद में एक और है कि जल में जल कुंड यानी जल का जो कुंड है उसमें नहाती हुई जो महिलाओं के चित्र वो कौन सी शैली में बने हुए हैं, तो आपको जवाब देना है नागौर, क्योंकि जल में नहाती जो जल कुंड में नहाती हैं तो वहीं क्या है कि जो पारदर्शी वस्त्र वगैरह वहीं से रिलेटेड है। और उसके बाद में जब महिला फारसी शैली के अगर कपड़े पहन लेती है महिला, तो उसको क्या है कि R.S. अग्रवाल थे, उन्होंने कहा था कि इनको पारसीवन गाउन के नाम से जाना जानता है। अगर जो महिला हैं वो फारसी शैली कपड़े पहनती हैं तो उसको कहते हैं पारसीवन गाउन के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ से। उसके बाद में जैसे लास्ट स्टेप जैसलमेर शैली, तो जैसलमेर जो शैली है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक यही बनता है कि ये एकमात्र ऐसी चित्र शैली है या चित्रकला है जिसमें कोई किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा आज तक, तो इसे कहते हैं जैसलमेर शैली। इसमें क्या है कि मुगल जो नौदरबा की राजकुमारी थी मुगल, उसके चित्र बने हुए हैं काफ़ी। इनका जो जैसलमेर शैली का जो संरक्षण किया वो जिस राजा ने किया, जैसे हर्षराज, अखेर सिंह और मूलराज, इन राजाओं ने इसका संरक्षण किया। तो आज जैसे मैंने यहाँ पर जो है पूरा जो मारवाड़ शैली के अंदर जितनी भी शैली आई हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद जैसे आगे करवाऊँगा, जैसे कि मैं हाड़ौती शैली है, ढूंढार शैली है, हाड़ौती में जैसे बूंदी शैली आएगी, कोटा शैली आएगी। उसके बाद में जैसे कि ढूंढाड़ है, आमेर, जयपुर और अलवर, यानी इन शैलियों की भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।